रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंचन अपनी बेटी खुशी की शादी से जितनी खुश थी, उतना ही उसे इस बात का दुख भी था कि इस कड़ाके की सर्दी में कैसे मेहमानों और बारातियों का स्वागत किया जाएगा। कंचन यही सोच रही थी कि तभी पड़ोसन नीलम कंचन के घर आती है। कंचन, शादी के घर में तू उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ? कोई बात है तो मुझे बता। नहीं नीलम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसी बात की चिंता सता रही है कि इस सर्दी में मेहमानों का स्वागत कैसे करूं। सर्दी में ना ही पूरे बिस्तर है और ना ही सोने की सही जगह। अरे तो मेरा हॉल खाली है, उसमें रुक जाएंगे कुछ लोग। और जो तेरे पास बिस्तर कंबल है वो तो तू दे ही देगी, वरना टेंट वाले से मंगवा लियो। इसमें भी तू इतना सोचती है। हाँ, पर फिर भी उन्हें अपना सा तो नहीं लगेगा ना। और गांव के लोगों को तो तू जानती ही है कि वो कैसे होते हैं। देख, शादी ब्याह का घर होता ही भरा भरा सा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही होता है उन्हें भी। ये बातें चल ही रही होती है कि तभी कंचन की ननद आती है और कंचन से कहती है, भाभी, खुशी को चांदनी चौक ले जाना है उसके लहंगे के लिए, तो आप उसे कह देना कि वो तैयार हो जाए। हाँ, बोलती हूँ। तभी कंचन अपनी बेटी खुशी के कमरे में उससे कहने जाती है, कुछ ही दिन बचे हैं तेरी शादी को, जाकर बुआ के साथ अपने लिए लहंगा ले आ। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसा लहंगा लूं इस कड़ाके की सर्दी में। बेटा, आजकल जो मोटे कपड़े में डबल दुपट्टे वाला लहंगा चला है वो ले ले। मैं तो कहती हूँ बाकी तुझे जो सही लगे। हाँ माँ, बुआ सही कह रही है, वरना इस सर्दी में तो शादी होने से पहले मेरी जान ही चली जाएगी। शादियों की तैयारियों के बीच खुशी को अब इस बात की टेंशन होती है कि उसे रोज सुबह कई दिनों तक नहाना पड़ेगा। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मुझे रोज नहाना होगा? हाँ, नहाना तो पड़ेगा बेटा, पूजा जो करनी है। और जो तू रोज नहीं नहाती है ना, इसीलिए तुझे इतना सोचना पड़ रहा है नहाने से पहले। माँ, मेहंदी वाली को आप शादी वाली रात में नहीं बल्कि दोपहर में बुलाना, ताकि मैं धूप में बैठकर मेहंदी लगवा सकूं। हाँ, क्यों नहीं, तेरे हिसाब से ही तो सब होगा। अब सर्दी में उन लोगों ने शादी रख दी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, मुझे तो हमेशा रजाई या फिर हीटर के पास बैठने की आदत है, और इन दोनों मुझे रोज नहाना भी होगा और रात तक जागना भी होगा। मुझसे तो नहीं होगा माँ। चुप कर तू, सब कुछ तेरे मुताबिक नहीं होने वाला है। शादी की तैयारियां लगातार चल रही होती हैं, लेकिन सर्दी की वजह से किसी न किसी बात की टेंशन बनी ही रहती थी। घर में आए लोग भी हर बात पर सर्दी का बहाना बनाकर काम नहीं करते थे। और खुशी की मौसी ने तो एक दिन कंचन से कहा, मैं तो इसलिए तेरे घर शादी में नहीं आना चाह रही थी। क्यों, क्या बात हो गई? शादी ब्याह का घर है, थोड़ा बहुत काम तो सबको करना पड़ता है। जिस दिन से आई हूँ मेरे उनको ठंडा खाना मिल रहा है खाने को, वो कभी भी ठंडा खाना नहीं खाते हैं। अरे तो क्या हो गया, सब लोग ठंडा खाना ही खा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम तो इस सर्दी में बेकार ही आए हैं। अपनी बहन के तानों से परेशान कंचन खुशी से कहती है, बेटा, जाकर नहा ले, हल्दी लगने वाली है, अभी औरतें भी आ जाएंगी। और थोड़ा घर में मौसा जी और बाकी लोगों को भी तो देखना है। माँ, शाम के 5 बज रहे हैं, मैं तो नहाने वाली नहीं हूँ। चुप करके जा तू। रात के 10 बजे खुशी को ठंडे पानी में नहाने और शादी के कामों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बुखार से तप रही होती है। और तभी उसकी बुआ उसके सर पर हाथ रखते हुए कंचन से कहती है, भाभी, खुशी को तेज बुखार है। दवा दे दो दीदी, वरना शादी में और इस कड़ाके की ठंड में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आखिरकार आज खुशी की शादी का दिन है और खुशी को बुखार भी था, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी चिंता में थे। तभी खुशी अपनी माँ कंचन से कहती है, बड़ी टेंशन दूर हो रही है, आपकी बेटी की शादी जो हो रही है। बेटा, माँ हूँ, टेंशन तो होगी ही। बारात के आते ही टेंट में ये शोर मच जाता है कि खातिरदारी में कमी है। तभी दूल्हे का फूफा विनय कहता है, अरे ये जयमाला नहीं हो सकती। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं और दूल्हे के फूफा विनय के इस नए बखेड़े से दुल्हन का भाई रवि दूल्हे के फूफा से कहता है, फूफा जी, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? अरे ये कोई बात है, खाना ठंडा हो चुका है, हम लड़के वाले हैं और बाराती भी गर्म खाना खाएंगे।
बस इतनी सी बात फूफा जी, आपको ना गर्मा गर्म खाना खिलाया जाएगा। फूफा को मनाने के बाद जयमाला की रस्म पूरी की जाती है। शादी से पहले दूल्हे की एक नई मांग सामने आती है और दूल्हा अपनी सास कंचन से कहता है, बेशक मुझे कुछ न दिया जाए, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में मेरे घर वालों और बारातियों को पूरा सामान मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके खाने से लेकर रात तक रहने का। आप चिंता ना करें, सब बढ़िया इंतजाम है। एक टेंशन खत्म नहीं होती है तो दूसरी टेंशन खड़ी हो जाती है। शादी निपट जाए अच्छे से, हे प्रभु। लेकिन जहाँ दूल्हा अपनी फैमिली की छोटी मोटी बातों पर शादी में सर्दी की वजह से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे का फूफा बेचारा अपनी खातिरदारी करवाने के लिए चिंता में था कि लड़की वालों को किस तरह परेशान किया जाए। तभी फिर से लड़के का फूफा तमाशा करता है, मुझे सोने के लिए अच्छा कमरा नहीं दिया जा रहा और ना सोने के लिए अच्छा बिस्तर। अरे फूफा जी, काहे नाराज हो रहे हो आप? हम करते ना आपकी खातिरदारी। ये सब तमाशा देख देख कर कंचन को टेंशन हो रही होती है कि किसी तरह उसकी बेटी खुशी की शादी निपट जाए, उसके बाद कोई भी तमाशा करे। पर हर घंटे लड़के के फूफा ने मानो कसम खा ली हो कि उसे तमाशा करना ही है, जिससे परेशान होकर कंचन अपने बेटे रवि से कहती है, बेटा शादी तक कैसे भी करके इस नाराज फूफा को संभाल ले। हर मिनट मिनट पे इसे तमाशा करने की ही सूझ रही है और लड़का भी अपने फूफा को लेकर परेशान है कि उसकी खातिरदारी हो भी रही है या नहीं। माँ, मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है, वो संभाल लेंगे फूफा जी को, आप चिंता मत कीजिए। जब तक शादी नहीं हो जाती टेंशन तो बनी ही रहेगी ना। बेटा जा तू देख बाकी शादी का काम। एक तरफ दूल्हे के घर वालों को मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ दुल्हन का जीजा रोहित नाराज हो जाता है और अपनी सास कंचन से कहता है, माँ जी, मेरी और रूही की शादी भी तो सर्दी में ही हुई थी। आप लोगों ने तब तो कुछ भी बंदोबस्त नहीं किया था, ना ही सोने का ना ही खाने का, सब कुछ जैसा था वैसा ही रह गया। अब इसके ही तो बोलने की कमी थी। मैं शादी होने से पहले कहीं इन लोगों की चिंता में मर न जाऊं। हाँ माँ जी, अब तो आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। दामाद जी, जैसे भी करके सर्दी में शादी को निपट जाने दीजिए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। किसी न किसी को इस सर्दी में दिक्कत ही हो रही है और मैनेज तो करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद कन्यादान की रस्म निभाने का समय आता है, जिसे निभाने के लिए लड़की के पापा तो होते नहीं। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान की विधि को पूरा करने के लिए आगे आइए। कंचन परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि किसे कहूँ, कोई बुरा ना मान जाए। तभी खुशी के मौसा और मौसी इस कन्यादान की रस्म को निभाते हैं और फिर 7 फेरों के साथ शादी संपन्न हो जाती है और सारी दिक्कत परेशानियों के साथ भी शादी आखिरकार पूरी ही हो जाती है। रविवार की शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमित खिड़की के पास बैठा बारिश को देखता हुआ ठंडे हवा के मजे ले रहा था। तभी उसकी बीवी मान्या पल्लू से पसीना पोंछते हुए कमरे में आती है और उसे खिड़की से साइड करते हुए कहती है, अरे थोड़ा सरको ना, पूरी खिड़की घेर कर खड़े हो, थोड़ी हवा मुझे भी खाने दो। खाओ जान, तुम पूरी हवा खाओ, लेकिन मेरे लिए जरा किचन से पकोड़े बना लाओ। पकोड़े? कितने चटोरे हो रहे हो तुम आजकल। अरे अभी किचन की सफाई करके आ रही हूँ, फिर से गर्मी में तुम्हारे लिए पकोड़े तलने जाऊँ। हाँ तो मैं भी मदद करवा देता हूँ। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, चाय के साथ पकोड़े ठूसेंगे मिलकर। तुम पकोड़ों की बात कर रहे हो, मैं सोच रही हूँ कि आज चाय भी ना बनाओ। बाहर भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन किचन में जाकर देखो शोले भड़क रहे हैं, इसलिए मुझसे कुछ भी मत बोलो। अरे तुमसे नहीं बोलूं तो क्या पकोड़े बनाने के लिए दूसरी बीवी लेकर आऊं? अच्छा जी, अब मेरी सौतन लाओगे? जाओ जाओ, जाकर खुद बनाओ और खुद खाओ। इतने अच्छे मौसम में क्यों मूड खराब करते हो? मूड तो तुमने मेरा खराब कर दिया है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, भीगो बारिश में, सर पर पानी पड़ेगा तो इसी बहाने दिमाग तो ठंडा हो जाएगा। तभी सुमित गुस्से में छाता लेकर बारिश में बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलता है कि एक पारुल नाम की लड़की अचानक से उसके छाते में आ जाती है। उसके हाथ में अखबार की एक पोटली होती है जिसमें से पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। तभी सुमित उससे कहता है, आप ऐसे? सॉरी, लेकिन मुझे अपने छाते के नीचे ही रहने दीजिए। वो क्या है ना, मैं पकोड़े की दुकान पर बैठे मस्त पकोड़े खा रही थी कि तभी बस आ गई तो मैं चढ़ गई। अभी यहाँ उतरी तो बस एक आप ही है जो इसके पास छाता था, तो मैंने बिना पूछे ही। ठीक है, तो आप ही छाता ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे पकोड़े गीले न हो जाए इसलिए आपके छाते ही नीचे आ गई। मैंने खाकर अभी खत्म कर देती हूँ। वैसे आप चाहे तो खा सकते हैं। जी मानती हूँ थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या है ना, मैं भीग जाऊँ तो चलेगा, लेकिन पकोड़े भीगने नहीं चाहिए क्योंकि स्वाद नहीं आएगा।
और मुझे पकोड़े खाना बहुत पसंद है। अरे शर्माइए मत, लीजिए ना आप भी, मेरे पास बहुत है। इतना कहकर वो एक पकोड़ा सुमित को खिला देती है, जिसके बाद दोनों बारिश में छाते के नीचे पकोड़े खाते हैं और सुमित पारुल को कुछ दूर तक बातें करते हुए छाता देकर भेज देता है और भीग कर गुनगुनाते हुए घर आता है। सुन 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 बरसात की धुन सुन। क्या बात है, बारिश में भीगकर तो बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हो। अभी जल्दी से कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तुम इस बारिश में बाहर से क्या ठूस कर आए हो सुमित? कहीं किसी चाय की टपरी पर पकोड़े तो नहीं खाए? हाँ खाए हैं, क्योंकि तुम्हें घर में पकोड़े बनाने में तो आलस आ रहा था, तो बस खा लिए मैंने। वाह क्या स्वाद था, आहा। ये कहते हुए वो कमरे में चला जाता है और मान्या उसे घूरती रहती है। समय बीतता है। इत्तेफाक से एक रोज सुमित और पारुल की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहाँ दोनों में बातचीत बढ़ जाती है और वो फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। एक रोज एक प्लेट में पकोड़े लिए पारुल सुमित के घर की घंटी बजाती है, तो मान्या दरवाजा खोलती है। पारुल झट से अंदर चली जाती है और उसे घर में देखकर सुमित हैरान रह जाता है। तभी मान्या कहती है, अरे ओ पकोड़े वाली, कहाँ घुसी चली आ रही हो और हो कौन तुम? तुम मुझे नहीं जानते सुमित, ये मुझे नहीं जानती। बताओ इसे मैं कौन हूँ तुम्हारी? अरे फिलहाल तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम निकलो यहाँ से। ओहो जान, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए पकोड़े बना कर लाई हूँ, अभी तक एक भी चखे नहीं है। मैंने सोचा कि आज हम दोनों साथ ही पकोड़े खाएंगे। आज तो मैं गया। सुमित, ये पकोड़े वाली मेरी सौतन है, ये क्या बकवास किए जा रही है तब से? सौतन तो तुम हो मेरी, क्योंकि सुमित को तुम नहीं मैं पसंद हूँ। ये बात सुनकर तो मान्या का सिर चकराने लगता है और वो गुस्से में आकर कहती है, मेरी किस्मत खराब है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ, पर मैं इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती। मान्या। ओहो बेबी, जाति बला को रोकते नहीं है, जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी मान्या गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, पर कुछ देर बाद ठंडे दिमाग से वो घर छोड़ने का ख्याल भूलकर अपनी सौतन को वहाँ से भगाने की तरकीब सोचती है। अगले दिन जब वो दोपहर में सोकर उठती है तो उसे किचन से खाने की खुशबू आती है। वो जाकर देखती है तो पारुल गोभी के पकोड़े तल कर खा रही थी। ये देखकर मान्या कहती है, तुम पागल वागल हो क्या? ये कौन सा समय है पकोड़े खाने का? क्यों, पकोड़े क्या समय देखकर खाए जाते हैं? मेरा मन किया तो मैंने बना लिए। ये सब्जी और तेल मुफ्त का नहीं आता। मेरे किचन में मुझसे पूछे बिना कोई आलतू फालतू की चीज नहीं बनेगी। तुम भूल रही हो, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी खाने से रोक नहीं सकती। हटो मेरे सामने से। वो उसे धक्का देकर पकोड़े खाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पारुल रोज अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर खाया करती। ये देखकर मान्या तंग आ चुकी थी, तो वो फ्रिज में से सारी सब्जियां थैले में भरकर एक कोने में छुपा देती है। अब देखती हूँ ये पकोड़े खाने वाली सौतन किस चीज के पकोड़े बनाती है। घर के राशन का नाश कर रखा है। मान्या वहाँ से इतराते हुए चली जाती है। कुछ देर में पारुल रसोई में आती है तो देखती है कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है और ना ही रसोई में। तभी उसकी नजर टोकरी में रखे बैंगन पर जाती है। ओहो, ये महारानी तो बाजार से सब्जियां ही नहीं लाई, अभी कौन से पकोड़े बनाऊं? बस ये बैंगन ही नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, आज बैंगन के पकोड़े ट्राई करती हूँ। तभी वो बैंगन के पकोड़े बनाकर प्लेट में लिए हॉल में जाकर खाने लगती है। मान्या कपड़े सुखाकर छत से नीचे आती है तो उसे बैंगन के पकोड़े खाते देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारे खोपड़ी में भेजा नहीं है क्या? बैंगन के पकोड़े खा रही हो? हाँ, अरे अब रसोई में कोई सब्जी ही नहीं थी, प्याज भी नहीं था, तो मैंने इसलिए पकोड़े बना लिए बैंगन के। कसम से क्या पकोड़े बने हैं, चक्कर देखो। दूर रखो, मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाती, तुम मुझे पकोड़े खिलाने की बात कर रही हो। पकोड़े खाने का इतना शौक किसे होता है? मुझे, क्योंकि मुझे हर तरह के पकोड़े खाना पसंद है। हाँ हाँ, दिख ही रहा है वो तो। हे भगवान, किसी पकोड़े खाने वाली सौतन गले पड़ गई है। इसके लक्षण देखकर तो लगता है इसे सूखी घास भी मिल जाए ना, उसे भी बेसन में घोलकर तल देगी। मान्या की पकोड़े खाने वाली सौतन दिन रात पकोड़े बनाकर उसके घर का तेल और बेसन तो खत्म करती ही, साथ ही हमेशा पकोड़े खाने के कारण बार बार डकारे मारा करती। अपनी पकोड़े खाने वाली सौतन से छुटकारा पाने के लिए एक रोज मान्या चुपके से पकोड़े वाले बेसन के घोल में जमाल गोटा मिला देती है और मन में कहती है,
आज के बाद इस सौतन महारानी ने पकोड़े खाने से तौबा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी मान्या नहीं। मान्या अपना काम करने लगती है तो पारुल उसी जमाल गोटा मिलाए बेसन के पकोड़े बनाती है। कुछ ही देर में सारे बनाए पकोड़े वो खुद ही चट कर जाती है। करीब आधे घंटे के बाद ही जमाल गोटा अपना कमाल दिखाता है और पारुल पेट पकड़े बाथरूम की तरफ भागती है जहाँ पहले से सुमित अंदर होता है। अरे कौन कमबख्त घुसा है, बाहर आओ, मुझे जाना है। पारुल मैं हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर में बहुत देर हो जाएगी सुमित, बाहर आओ जल्दी। कुछ ही देर में सुमित बाहर आता है तो पारुल उसे साइड झटक कर बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद वो पूरे दिन बार बार टॉयलेट जाकर अपनी हालत खराब करती है और खुद से कहती है, आज के पकौड़े तो जान पर बनाए। हाय। तो पकोड़े खाने वाली सौतन कैसा महसूस हो रहा है जमाल गोटे वाले पकोड़े खाकर? यानी मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? बिल्कुल। और अगर तुम मेरे घर और मेरी पति की जिंदगी से नहीं गई ना तो इसी तरह मैं तुम्हारा खाना पीना जीना सब दुश्वार कर दूंगी। कहो अब यहीं रहना है मेरी सौतन बनकर या फिर? पारुल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस घर से निकल जाती है और कभी लौटकर वापस नहीं आती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।